डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का आगे का सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे एडिक्शन के बारे में कि एडिक्शन मतलब होता क्या है। एडिक्शन मतलब एक तरीके की लत लग जाना किसी भी चीज की, चाहे किसी ड्रग्स की लत हो, चाहे किसी इंसान की लत हो। लत किसी भी चीज की हो सकती है। तो एडिक्शन, कुछ एडिक्शन अच्छा होता है, कुछ एडिक्शन बुरा होता है। देखो सिंपल सी बात है, एक्चुअली एडिक्शन किसी भी टाइप का अच्छा नहीं होता। एडिक्शन कैसे लगता है हमको किसी भी चीज का, अगर आपको उस चीज की आदत लग जाए। हैबिट, हैबिट मतलब क्या होता है, किसी चीज की आदत लग जाना। और फिर इसको लेकर जब आप ऑब्सेस्ड हो जाते हो, जब आप किसी पर्टिकुलर हैबिट को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाते हो, तो वो आपका जुनून बन जाता है, आपका एडिक्शन बन जाता है। और ये एडिक्शन बहुत बार हमारे लिए हार्मफुल साबित होता है। क्या साबित होता है? ये एडिक्शन बहुत बार हमारे लिए हार्मफुल साबित होता है। तो कौन से टाइप के एडिक्शन होते हैं, कौन से एडिक्शन से क्या नुकसान पहुंच सकता है, ये सारी चीजें हम आज के सेशन में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स कंडीशन characterized by compulsive use of substances despite of its harmful consequences। मतलब हमको इधर पे क्या बताया गया है कि एडिक्शन मतलब क्या होता है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स कंडीशन। एडिक्शन एक ऐसी कॉम्प्लेक्स कंडीशन है जिसमें आप कोई एक ऐसा सब्सटेंस, आप कोई भी सब्सटेंस को रोजाना यूज करने लग जाते हो। जैसे कोई ड्रग्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, आप इसको अपनी रोज की आदत बना लेते हो, तो उसको हम बोलते हैं एडिक्शन लग जाना। उसको हम क्या बोलते हैं? एडिक्शन लग जाना। तो इट बिकम्स अ हैबिट, इट इज अ कंपल्सिव यूज ऑफ अ सब्सटेंस। मतलब आप किसी चीज को इतना ज्यादा यूज करने लग जाते हो कि आपको ये समझ में ही नहीं आता है कि वो चीज आपके लिए कितनी ज्यादा हार्मफुल हो सकती है। तो डिस्पाइट ऑफ इट्स हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस, वो क्या नुकसान हमको पहुंचा रही है, वो सब कुछ भूल कर हम उस चीज के पीछे इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं, और उसको हम बोलते हैं एडिक्शन। ओके, एडिक्शन में इन्वॉल्व द यूज ऑफ सब्सटेंसेस लाइक ड्रग्स such as alcohol, opioids, cocaine, nicotine and others, और behaviors such as gambling। देखो लत अलग अलग टाइप की होती है, एडिक्शन अलग अलग टाइप का होता है। कुछ लोगों को नशा करने की लत लग जाती है, मतलब अल्कोहल पीने की, स्मोकिंग करने की, ड्रग्स लेने की, यानी ओपियोइड्स और हेरोइन वगैरह यूज करने की लत लग जाती है। तो कुछ लोगों को जुए की लत लग जाती है। किसी भी चीज की लत लगना ये बहुत गलत चीज है, मतलब यू लूज योर कंट्रोल, आप अपना कंट्रोल खो जाते हो अगर आपको किसी चीज की लत लग जाती है तो। ठीक है, सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिक्शन। बिहेवियरल एडिक्शन हो सकता है, सब्सटेंस एडिक्शन हो सकता है, मतलब किसी सब्सटेंस को आप यूज करने लगते हो अनकंट्रोलेबली, या आप अपने बिहेवियर में अनकंट्रोलेबल चेंजेस लेके आने लगते हो, जैसे गैम्बलिंग वगैरह खेलना, जुआ खेलना, मतलब गैम्बलिंग करना। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिक्शन विच अ पर्सन कैन फेस। आगे क्या बताया गया है, देर इज अ साइंटिफिक एविडेंस डियर स्टूडेंट्स, ये साइंटिफिकली प्रूवन है दैट द अडिक्टिव बिहेवियर्स शेयर की न्यूरोबायोलॉजिकल फीचर्स। जब आपको किसी भी चीज का एडिक्शन लग जाता है तो उसके वजह से न्यूरोबायोलॉजिकली, यानी कि साइंटिफिकली डॉक्टर्स ने प्रूव किया है कि आपके ब्रेन में चेंजेस होने लग जाते हैं। मतलब सिर्फ आपके फिजिकल बॉडी में नहीं, आपके ब्रेन में न्यूरोबायोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। They intensely involve brain pathways of reward and reinforcement affecting motivation। मतलब देखो न्यूरोबायोलॉजिकल कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं। आपके ब्रेन में जो पार्ट्स आपको मोटिवेट करते हैं, ब्रेन की मैमिलरी बॉडीज, आपके ब्रेन के अलग अलग सेरिब्रम पैराइटल लोब्स के पार्ट्स, आपके ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम जो आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करता है, इमोशनल मोटिवेशन देता है, ये सारे पार्ट्स धीरे धीरे करके आपके वीक होने लग जाते हैं। तो द पाथवेज ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का जो सिग्नल भेजने का पाथवे होता है वो रिवर्स होने लग जाता है या वो डैमेज होने लग जाता है। ओके, यू योर मोटिवेशन स्टार्ट्स गेटिंग अफेक्टेड। आप हमेशा उदास रहने लग जाते हो, आप डीमोटिवेटेड होने लग जाते हो, आपको हमेशा गुस्सा आने लग जाता है अगर कोई आपको बोलेगा कि ऐसा मत करो। इट इन्वॉल्व्स द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन। जब हमको किसी भी चीज की लत लग जाती है ना, तो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा डोपामीन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगी, मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलती हूँ बाहर का जंक फूड यानी चाइनीज वगैरह ज्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चाइनीज में एक स्पेशल सॉल्ट ऐड किया जाता है, MSG। MSG का मतलब है मोनो सोडियम ग्लूटामेट। ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट आपकी बॉडी को डायरेक्टली हार्म नहीं करेगा, लेकिन ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट क्या करता है, ये हमारी बॉडी के जो हार्मोनल प्रीकर्सर्स हैं,
ये प्रीकर्सर्स को एक्टिवेट करता है और वो प्रीकर्सर्स क्या करते हैं, वो आगे जाके डोपामीन प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? डोपामीन। एक बार आपकी बॉडी में डोपामीन प्रोड्यूस हो गया, इसको आप हैप्पी हार्मोन भी बोल सकते हो या एडिक्टिव हार्मोन भी बोल सकते हो। एक बार अगर आपकी बॉडी में डोपामीन हार्मोन प्रोड्यूस हो गया तो आपको उस चीज का एडिक्शन लग जाएगा। मतलब अगर कुछ लोगों को चाइनीज पसंद है तो उनको चाइनीज का एडिक्शन लग जाएगा। वो खाते ही रहेंगे, खाते ही रहेंगे, खाते ही रहेंगे, और इतना खाएंगे कि वो ओबेसिटी फेस करने लगेंगे। हर एक चीज का एडिक्शन डोपामीन हार्मोन से रिलेटेड है। और ये ऐसे ही नहीं बोला है साइंटिस्ट ने, उन्होंने इन चीजों को ऑब्जर्व किया है, साइंटिफिकली ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके फिर हमको बताया है। कोई भी चीज बिना लॉजिक के नहीं बोली जाती है साइंस में। It is important to know that the neurobiological changes are reversible after the substance use or behavior is discontinued. तो क्या बोला गया है हमको इधर पे कि ये जो एडिक्शन होता है ये इरिवर्सिबल नहीं होता है, इट कैन बी रिवर्स्ड। मतलब समझो आपको जुए खेलने की लत लग गई है तो आप अपनी आदत सुधार सकते हो। द एक्टिविटीज आर रिवर्सिबल। एक बार आप ड्रग्स लेना रोक दो, एक बार आप जुआ खेलना छोड़ दो तो आपकी आदत फिर से सुधर सकती है। लेकिन मेरे बच्चों, मैं हमेशा आपको एक चीज बोलती हूँ कि अच्छी आदत लगने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन बुरी आदत लगने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। और बुरी आदत को छुड़ाने में फिर बहुत टाइम लगता है। मतलब बोलते हैं ना, नेगेटिव चीजें जल्दी आ जाती हैं, हम जल्दी अट्रैक्ट करते हैं नेगेटिव चीजों को, लेकिन फिर उन नेगेटिव चीजों को हम अपने से दूर नहीं कर पाते हैं। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब आपके जो एडिक्टिव बिहेवियर्स है आप इसको सुधार सकते हो, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है। और कभी कभी कुछ कुछ पेशेंट्स उस रिपेयर फेज में, मतलब वो सुधरने वाले फेज में फिर से अगर उनको ये एडिक्शन लग गया तो फिर ये इरिवर्सिबल हो सकता है। तो दीज न्यूरोबायोलॉजिकल बिहेवियर्स आर रिवर्सिबल, आप इनको सुधार सकते हो। बट पर्सन के अंदर विल पावर होनी चाहिए कि मुझे ये नशा छोड़ना है, मुझे जुए की लत निकालनी है, मुझे ड्रग्स का नशा छोड़ना है। अगर इंडिविजुअल पर्सन ने डिसाइड कर लिया तो वो किसी भी तरीके के एडिक्शन से छुटकारा पा सकता है। अब देखो आगे हमको क्या बताया गया है। Addiction overall result in the impairment of physiological and psychological functions of the body. Impairment मतलब क्या होता है? डैमेज। तो addiction के वजह से क्या देखा जाता है, हमारी बॉडी के फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल यानी कि इंटरनल फंक्शंस में, साइकोलॉजिकल यानी कि हमारी मेंटालिटी में भी बहुत सारे चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। कॉजेज ऑफ सब्सटेंसेस अब्यूज ड्यूरिंग अडोलेसेंस, और सबसे ज्यादा पता है सबसे ज्यादा लत लगने की उम्र कौन सी होती है? अडोलेसेंस की एज। हमने हमारे प्रीवियस सेशन में ही पढ़ा था अडोलेसेंस की एज इंडिया में कितनी बोली गई है? 13 इयर्स टू 19 इयर्स के एज ग्रुप के बच्चों को अडोलेसेंट बोला जाता है। और इस उम्र में सबसे ज्यादा लत लगने के चांसेस होते हैं। और ये एडिक्शन कैसे लग सकता है, मतलब उसके कॉजेस क्या हैं, कैसे किसी बच्चे की आदत खराब हो सकती है? तो उसके अलग अलग रीजंस हमको दिए गए हैं। पहला रीजन क्या बताया गया है यहाँ पर? सबसे पहला रीजन है इनसफिशिएंट पेरेंटल सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। अगर पेरेंट्स का ध्यान बच्चों पे नहीं है, अगर पेरेंट्स बिजी हैं अपनी पर्सनल लाइफ में और वो बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे, तो दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन फॉर एडिक्शन। बच्चे सोचते हैं कि अरे मेरी मम्मी का मेरे पे ध्यान नहीं है, चल जाने दे, आज एक मैं ड्रिंक करके देखता हूँ, घर पे वैसे भी कोई मुझ पे ध्यान नहीं देता है, किसी को क्या पता चलेगा। तो ये फर्स्ट रीजन होता है, लैक ऑफ पेरेंटल सुपरविजन। जब पेरेंट्स आपके ऊपर ध्यान देना कम कर देते हैं तो बच्चे ऐसे नए नए कारनामे सोचने लगते हैं। सेकेंड रीजन क्या हो सकता है, सेकेंड कॉज क्या हो सकता है? लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट्स। जब बच्चे अपनी बात अपने पेरेंट्स तक शेयर नहीं कर पाते हैं तो स्ट्रेस में आके उनके दोस्त उनको जो बोलते हैं वो सही लगता है और वो वही गलत चीज फॉलो करने लग जाते हैं। तो दिस इज सेकेंड कॉज, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बातचीत कम होना। मैं जब भी पेरेंट्स मीटिंग लेती हूँ मैं हमेशा यही चीज बोलती हूँ पेरेंट्स को कि देखो ये आपके बच्चे हैं, आपने इनको 16-17 साल पैदा करके बड़ा किया है, तो अब इनके साथ कम्युनिकेशन मत ब्रेक करो, इनसे बात करो कि ये खाना क्यों नहीं खा रहे हैं, इनके पढ़ाई में क्या प्रॉब्लम चल रही है, इनके दोस्त के साथ क्या झगड़ा हुआ है, इनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। मतलब एकदम ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को, लेकिन उनको कम्युनिकेशन चालू रखना चाहिए, बातचीत चालू रहनी चाहिए। तो दिस इज द सेकेंड कॉज, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। थर्ड कॉज क्या है? पुअरली डिफाइंड रूल्स। पुअरली डिफाइंड रूल्स मतलब क्या होते हैं? जिन घरों में बिल्कुल भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं, बच्चा कब सो रहा है, कब जाग रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है, पेरेंट्स को कुछ पड़ी ही नहीं है, तो ऐसे घरों में भी बच्चों की आदतें जल्दी खराब होने के चांसेस होते हैं। देन द फोर्थ कॉज इज फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉज देखा गया है इंडिया में
कि फैमिली झगड़े के वजह से, मम्मी पापा का झगड़ा या पापा और बड़े पापा के बीच में झगड़ा, या फैमिली में जो झगड़े हो रहे हैं चाचा और दादाजी के बीच में, फैमिली में इतना ज्यादा नेगेटिविटी चल रहा है, इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, इतने ज्यादा झगड़े हो रहे हैं कि बच्चों का ध्यान भटक जाता है और वो अपने आप को शांत करने के लिए गलत रास्ते पे निकल पड़ते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द रीजन. Then the next one is favorable parental attitudes towards alcohol and drug uses. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज देखा गया है हमारी कंट्री में कि अगर पेरेंट्स को ही गलत चीजें करने का शौक है, मतलब अगर पेरेंट्स ही किसी चीज को लेकर अडिक्टेड हैं, जैसे पेरेंट्स स्मोकिंग करते हैं, पेरेंट्स ड्रिंकिंग करते हैं, तो बच्चे भी उसी लाइन पे फॉलो करने लग जाते हैं. वो सोचते हैं पप्पा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मम्मी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मम्मी बड़े भाई को तो कुछ नहीं बोलती है तो मेरे को भी कुछ नहीं बोलेगी. तो इस तरीके से अगर पेरेंट्स, फैमिली में अगर कोई ये ड्रग्स यूज कर रहा है या कोई भी एडिक्शन है उनको, तो वही एडिक्शन बच्चे भी फॉलो करने लग जाते हैं. सेकंड मतलब नेक्स्ट कॉज क्या है, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ड्रग्स यूज. मतलब क्या बोला गया है, ड्रग्स यूज करने के बाद बच्चों के मन में ऐसा रहता है कि हमारी सारी मुसीबत गायब हो जाएगी, हमको हर प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा. ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत फहमी है. कोई भी एडिक्शन से, किसी भी ड्रग्स से, किसी भी जुए से आपकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती है, उल्टा एक नई प्रॉब्लम शुरू होती है. सो ये बहुत ही गलत फहमी है जो बच्चों में फैली हुई है. और नेक्स्ट रीजन क्या बताया गया है, रिस्क टेकिंग बिहेवियर. रिस्क टेकिंग बिहेवियर मतलब क्या होता है, यूजुअली जो बच्चे 17-18 साल के होते हैं उनका पीयर प्रेशर बढ़ जाता है, उनके फ्रेंड्स ग्रुप पे से उनको प्रेशर मिलता है, अरे चल चल ये करके दिखा, तू 4 माले से जंप करके दिखा, तेरे को डर लग रहा है, एक सुट्टा मार, एक सिगरेट पी, तेरा सारा डर चला जाएगा, तू एक ड्रिंक पी के देख, तेरा सारा डर चला जाएगा, तू मम्मी से बात करने में डर रहा है, चल चल आज थोड़ा सा स्मोक करते हैं तो डर चला जाएगा. तो ये जो रिस्क लेने के लिए जो आपके अंदर नया नया जज्बा जागता है ना, इससे आप अपनी लाइफ भी बर्बाद कर सकते हो. तो रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स के वजह से भी एडिक्शन का एक कॉज माना गया है. अब नेक्स्ट देखो ये सब मैं आप लोगों को क्यों इतने डिटेल में बता रही हूँ, क्योंकि आप भी इसी एज ग्रुप को बिलोंग करते हो, तो आप गलत संगत में पढ़ के ये गलत हरकतें ना करो, इसीलिए ये सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ. अगर आपके साथ ऐसा होता है, आपके फ्रेंड्स के साथ अगर ऐसा हो रहा है, तो समझो कि ये गलत है और उनके पेरेंट्स से बात करो या खुद समझाने की कोशिश करो, लेकिन इन चीजों से दूर रहो. समझ में आ रही है बात? ओके. अब आगे क्या बताया गया है, मेथड्स और मेजर्स टू कंट्रोल ड्रग अब्यूज. अगर हमको मतलब समझो कोई पर्टिकुलर बच्चा या पर्टिकुलर इंसान बहुत ज्यादा उसको लत लग रही है किसी ड्रग्स की, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए या उसको हम कैसे बचा सकते हैं. ऑलवेज रिमेंबर दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. सबसे पहली बात तो आदत लगने ही मत दो, आदत लगेगी नहीं तो मुसीबत बनेगी नहीं. तो पहला स्टेप होता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि पहले ही अपने आप को सतर्क रहो, पहले ही इन चीजों की इंफॉर्मेशन जान के लो कि ये गलत है, गलत और सही के बीच का डिफरेंस पहले से समझो, तो आपको आदत नहीं लगेगी. सो ये फर्स्ट मेथड होता है. सेकेंड मेथड क्या होता है, अवॉइड अनड्यू प्रेशर. मतलब अननेसेसरी का प्रेशर अपने सर पे मत डालो. जैसे कि अ चाइल्ड शुड नॉट बी फोर्स्ड टू परफॉर्म बियॉन्ड हिज और हर कैपेसिटीज इन स्टडीज, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज. मतलब क्या होता है, आजकल के जमाने में सोशल मीडिया में इतना ज्यादा लोग बिजी हो गए हैं कि सबको अपने बच्चों को मल्टी टैलेंटेड बनाना है. सब ऐसा सोचते हैं, सारे पेरेंट्स सोचते हैं मेरे बच्चे को कराटे भी आना चाहिए, मेरे बच्चे को डांसिंग भी आना चाहिए, मेरा बच्चा स्टडी में भी फर्स्ट होना चाहिए, मेरे बच्चे को सिंगिंग भी आना चाहिए. तो ये कोई सोचना गलत बात नहीं है, इट इज राइट, इट इज गुड, मल्टी टैलेंटेड होना अच्छी बात है. लेकिन बच्चे से तो भी पूछो कि उसको ये करना है कि नहीं करना है. ऐसा भी नहीं है कि बच्चे को कुछ भी नहीं करना है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं चलता है. ओके, लाइफ में कुछ ना कुछ आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, लेकिन अननेसेसरी प्रेशर नहीं डालना है बच्चों के ऊपर. जैसे आप समझो आपके कोई छोटे भाई बहन है, तो आप उनको नहीं बोलोगे कि तेरे से ये भी नहीं होता, तेरे से वो भी नहीं होता. आप उनसे प्यार से बात करो, उनसे पूछो कि क्यों नहीं होता है, प्रॉब्लम क्या है, ट्राई करो. तो आप अपने अंदर भी ये चेंजेस लाओ. आप भी पेरेंट्स के हिसाब से सोच के देखो कि पेरेंट्स अगर आपको ये करने के लिए बोल रहे हैं तो एक बार ट्राई करो ना. ट्राई नहीं हुआ तो आप पेरेंट्स को प्यार से समझाओ. कभी कभी पेरेंट्स नहीं समझते हैं तो बच्चों को समझाना पड़ता है, और जब बच्चे नहीं समझते हैं तो पेरेंट्स को समझाना पड़ता है. तो अननेसेसरी अगर प्रेशर डालोगे तो बच्चे गलत रास्ते पर भटक सकते हैं. लेकिन बच्चों को भी ये चीज समझनी है कि जो प्रेशर पेरेंट्स उनके ऊपर डाल रहे हैं वो उनके बेटर फ्यूचर के लिए है. दोनों में बैलेंस होना जरूरी है. पेरेंट्स को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी चाहिए बच्चों से, और बच्चों को बिल्कुल भी यूजलेस नहीं बनना चाहिए.
कुछ मोटिवेशन बच्चों के अंदर रहना चाहिए और कुछ सपोर्ट उनको पेरेंट्स से मिलते रहना चाहिए। वो बोलते हैं ना, गाड़ी चलाने के लिए दोनों टायर्स की जरूरत पड़ती है, तो दोनों टायर्स के बीच में अगर बैलेंस होगा, बच्चे और पेरेंट्स के बीच में अगर कम्युनिकेशन होगा, तो ये प्रॉब्लम कभी आएगी ही नहीं। ओके, और नेक्स्ट मेथड क्या बताया गया है ड्रग अब्यूज को रोकने का? एजुकेशन एंड काउंसलिंग ऑफ चाइल्ड टू फेस प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेस। हर स्कूल में 8th 9th 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स का काउंसलिंग किया जाता है, क्योंकि ये उम्र होती है जहां पर बच्चों को स्ट्रेस आता है, जहां पर बच्चों को टेंशन आता है। तो वो अपने स्ट्रेस से कैसे फाइट करें पॉजिटिवली, नेगेटिव आदतें ना लें, नेगेटिव हरकतें ना करें, और पॉजिटिवली वो अपने स्ट्रेस से कैसे फाइट करें, ये काउंसलिंग करना। टू एक्सेप्ट डिसअपॉइंटमेंट एंड फेलियर्स एज अ पार्ट ऑफ लाइफ। बच्चों को ये सिखाया जाना चाहिए बचपन से कि हर चीज में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर समझो, अगर हर चीज में सक्सेसफुल हो रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, इट इज वेरी एक्सीलेंट। लेकिन अगर कभी कभी आप किसी चीज में फेल हो जाते हो, किसी कंपटीशन में हार जाते हो, तो उदास नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। उसको एक एक्सपीरियंस की तरह लो कि अच्छा, मैं इस कंपटीशन में इसलिए हारा क्योंकि मेरी तैयारी ठीक से नहीं हुई थी, लेकिन अब मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छे से प्रिपेयर करूंगा और अच्छे से जीतूंगा। तो ये पॉजिटिविटी अपने अंदर लाना, ये पेरेंट्स की और उनके एल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बच्चों को खुद से भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, प्लस उनके पेरेंट्स को भी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है अपने बच्चों के आसपास। चैनलाइज द एनर्जी ऑफ द चाइल्ड इन स्पोर्ट्स, स्टडीज एंड अदर कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। और ये चीज तो पेरेंट्स बहुत अच्छे से करते हैं, वो बचपन से ही बच्चों को स्कूल के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और स्टडीज में बिजी कर देते हैं, ताकि बच्चे किसी गलत रास्ते में चले ही ना, वो किसी और चीज के बारे में सोचे ही ना। तो पहले ही बच्चों की एनर्जी जो है, उस एनर्जी को एक सही रास्ते में यूज करो। कुछ कुछ बच्चे होते हैं एकदम हाइपर एक्टिव होते हैं, उनको जल्दी जल्दी गुस्सा आता है, उनके अंदर इतनी एनर्जी होती है, इतना गुस्सा होता है कि वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो उनकी एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से यूज करो, कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज करो। आप अपने छोटे भाई बहन को समझा सकते हो, आप खुद के अंदर ये चेंजेस ला सकते हो। अगर आपको गुस्सा आता है तो गुस्सा निकालने के लिए ड्राइंग करना स्टार्ट कर दो। अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो लेफ्ट हैंड से लिखना स्टार्ट कर दो, अपने आप गुस्सा शांत हो जाएगा। तो अपनी एनर्जी को, अपने गुस्से को चैनलाइज करो, सही तरीके से उसका इस्तेमाल करो। इस तरीके से आपको ना तो गलत चीजों की लत लगेगी और आप नया सीखोगे कुछ। ओके, और आगे हमको क्या बताया गया है ड्रग्स अब्यूज के बारे में? ड्रग्स अब्यूज के बारे में हमको क्या बोला गया है? Surveys and statistics show that use of drugs and alcohol has been on the rise, especially among the youth। मतलब हमारी कंट्री में, सिटीज में जो सर्वे निकाला गया, उन सर्वेज के अकॉर्डिंग क्या डिक्लेयर किया गया कि सबसे ज्यादा ड्रग्स का अब्यूज, सबसे ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन कौन से एज ग्रुप के बच्चों में देखा जाता है? यूथ में। यूथ मतलब क्या होते हैं? 14 इयर्स से लेकर 25 इयर्स के बच्चों में सबसे ज्यादा अल्कोहल एंड ड्रग्स का कंजम्पशन देखा जाता है। दिस इज रियली अ कॉज ऑफ कंसर्न। 25 नहीं बोल सकते, यहाँ हम 30 बोल सकते हैं। ओके, दिस इज रियली अ कॉज ऑफ कंसर्न, मतलब ये सच में टेंशन लेने वाली बात है, बिकॉज इट कुड रिजल्ट इन मेनी हार्मफुल इफेक्ट्स। अगर हमारी यंग जनरेशन ही नशे में धुत हो जाएगी तो आने वाला फ्यूचर क्या होगा कंट्री का? सारे बच्चे पी पी के, ड्रग्स ले लेके मर जाएंगे, फ्यूचर ही नहीं बचेगा, पूरी की पूरी कंट्री बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ओके, proper education and guidance would enable youth to safeguard themselves against these dangerous behavior pattern and follow healthy lifestyle। तो अगर टाइम टू टाइम स्कूल्स में, कॉलेजेस में पेरेंट्स ने अगर टाइम टू टाइम काउंसलिंग की बच्चों की, तो काउंसलिंग की मदद से उनको इन चीजों की सही जानकारी मिलेगी और वो गलत रास्ते पे नहीं भटकेंगे। तो टाइम टू टाइम काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को बताना कि ड्रग्स के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन से लिवर डैमेज हो सकता है, आपकी जान जा सकती है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो अगर ये सारे हार्मफुल इफेक्ट्स अगर हम बच्चों को बताएंगे तो बच्चों को भी डर लगेगा कि हाँ, ये नहीं करना चाहिए हमको, तो वो भी सतर्क रहेंगे और वो हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे। समझ में आ रही है आपको बात? ओके, द ड्रग्स विच आर कॉमनली अब्यूज्ड आर, कौन से ड्रग्स सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं? ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड अल्कोलॉइड्स ऑफ कोका। ओपियोइड्स क्या होते हैं, कैनाबिनॉइड्स क्या होते हैं और कोकेन क्या होता है, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले ड्रग्स की, दैट इज ओपियोइड्स। तो देखते हैं कि ओपियोइड्स के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, या ओपियोइड्स कैसा ड्रग है, ये कौन से सोर्स से मिलता है। ओके, तो दीज ड्रग्स binds to opioid receptors present in the central nervous system and gastrointestinal tract।
ये जो ड्रग्स हैं, ओपियोइड्स के जो ड्रग्स हैं, ये ड्रग्स कहाँ पर जाकर बाइंड होते हैं? ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि आपका ब्रेन और आपकी स्पाइनल कॉर्ड, तो ये ड्रग्स आपके ब्रेन के रिसेप्टर और आपके स्पाइनल कॉर्ड के रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड हो जाते हैं। एंड ऑल्सो विद द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ओके, हेरोइन अदरवाइज ऑल्सो कॉल्ड एज स्मैक, ये एक एग्जाम्पल है, ओपियोइड्स का एक एग्जाम्पल है। कॉमन नाम आपने सुना होगा मूवीज वगैरह में, हेरोइन। हेरोइन के अलावा जो दूसरा कॉमन नाम है दैट इज ऑल्सो नोन एज स्मैक। हेरोइन और स्मैक इज केमिकली डाईएसिटाइल मॉर्फिन, ये इसका केमिकल नेम है। हेरोइन या स्मैक ये लोकल नेम है और इसका केमिकल नेम क्या है इस ड्रग्स का? डाईएसिटाइल मॉर्फिन। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट पैपेवर सोमनीफेरम। देखो ये आपका प्लांट है, इस प्लांट के फ्रूट्स में से, इस प्लांट के फ्रूट्स में से ये जो मतलब फ्लावर वाला पार्ट है और इसके जो बाहर वाला पार्ट है, यहाँ से ये डाईएसिटाइल मॉर्फिन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ओपियोइड्स या हेरोइन ये कौन से प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है? पैपेवर सोमनीफेरम। ये आपको याद रखना है क्योंकि आपको एमसीक्यू के लिए या एंट्रेंस में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। So this heroin or smack is obtained from a poppy plant also known as Papaver somniferum. हेरोइन इज डिप्रेसेंट। हेरोइन एक ऐसा ड्रग है जो आपकी बॉडी को डिप्रेशन में डाल देता है। डिप्रेशन करना मतलब क्या होता है? आपकी बॉडी की एक्टिविटी को स्लो डाउन करना। इट स्लोज डाउन द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। जब आप ये ड्रग्स लेते हो तो आपको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया स्लो हो गई है, आपके आजू बाजू में सब कुछ एकदम धीरे धीरे चल रहा है, कुछ भी फास्ट फास्ट नहीं हो रहा है, सारा टेंशन सारा स्ट्रेस ऐसे लगता है कि गायब हो गया है। पर वो सिर्फ और सिर्फ धोखा है, वो भ्रम है। वो हमको सिर्फ लगता है कि टेंशन चली गई है, जबकि टेंशन जाती नहीं है। ये सिर्फ हमारे नर्वस सिस्टम के साथ खेल करके हमको ऐसे ब्रेन को धोखा देता है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, पर ऐसा नहीं होता है। वो एक्चुअली हमारे नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाता है, जिसके वजह से इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर सेक्रेट ही नहीं होंगे, और इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर सेक्रेट नहीं होंगे तो आपकी बॉडी फंक्शन नहीं करेगी। बॉडी फंक्शन नहीं करेगी तो ऐसा लगेगा कि सब टेंशन गायब, सिर्फ नींद आएगी और एकदम सब कुछ स्लो स्लो होगा। ओके, तो आपकी पूरी की पूरी बॉडी डिप्रेस हो जाती है। और ये जो डाईएसिटाइल मॉर्फिन है ये यूजुअली हॉस्पिटल में भी यूज किया जाता है। देखो ड्रग्स हॉस्पिटल के मेडिसिन को भी ड्रग्स बोलते हैं और हीरोइन स्मैक वगैरह को भी हम ड्रग्स बोलते हैं। ड्रग्स हार्मफुल कब होते हैं? जब वो रोज लिए जाएं या उनका एडिक्शन जब आपको लग जाता है, जब उनकी लत आपको लग जाती है तो वो हार्मफुल हो जाते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर्स उसको लिमिटेड क्वांटिटी में यूज कर रहे हैं तो वो हार्मफुल नहीं होते हैं। तो हॉस्पिटल में भी ये मॉर्फिन वगैरह यूज किया जाता है बिफोर ऑपरेशन, जब एनेस्थीसिया देना होता है या इंसान को गहरी नींद में सुलाना होता है, तो उस टाइम पे इसका केमिकल कॉम्पोजिशन काफी यूज होता है। ओके, तो इसमें आपको याद क्या रखना है? कॉमन नेम ऑफ ओपियोइड इज हेरोइन और स्मैक एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट? पेपेवर सेमनीफेरम। और ये क्या काम करता है? इट वर्क्स एज डिप्रेसेंट, यानी कि बॉडी की एक्टिविटी को स्लो करना। अब नेक्स्ट ड्रग्स देखो, कैनाबिनॉइड्स के बारे में बताया गया है। कैनाबिनॉइड्स इस प्लांट से ऑब्टेन होता है जिसका नाम है कैनबिस सटाइवा। इस प्लांट का नाम क्या है? कैनबिस सटाइवा। ओके, देखो इसके बारे में क्या बताया गया है। These interact with receptors present in brain, ये भी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ खिलवाड़ करते हैं। ओके, इनहलेशन एंड इंजेक्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेस अफेक्ट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अगर ये कैनाबिनॉइड्स को आप ये मतलब ये कैसा पता है इसको लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? मरीजुआना, हशीश, चरस, गांजा जो आप बोलते हो ना, वो कैनाबिनॉइड्स है। तो अगर आप गांजा स्मोक कर रहे हो, हशीश स्मोक कर रहे हो या उसको इनहेल कर रहे हो, तो इनकी गैसेस के वजह से क्या होगा? ये केमिकल्स आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे। एक बार अगर आपके ब्रेन के रिसेप्टर्स ब्लॉक हो गए तो वो बॉडी के मैसेजेस ट्रांसफर करना स्टॉप कर देंगे, और जिसके वजह से आपके हार्ट में सबसे ज्यादा असर देखा जाता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सबसे जल्दी इफेक्ट होता है इस ड्रग्स के वजह से। ओके, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनफ्लोरेसेंस एंड द पार्ट्स ऑफ कैनबिस सटाइवा। इनफ्लोरेसेंस मतलब क्या होता है? फ्लावर, मतलब इस पार्ट से, ये देखो ये जो ये व्हाइट कलर का पार्ट दिख रहा है, यहाँ से ये ड्रग्स ऑब्टेन किया जाता है, जो गांजा, चरस वगैरह जो होता है। कॉमन नाम देखो क्या है कैनाबिनॉइड्स का? मरीजुआना, हशीश, जे साइलेंट है मरीजुआना का, चरस एंड गांजा। दीज आर दी अदर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम दिस प्लांट।
तो ऐसे अलग अलग कैनाबिनॉइड्स है जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ बाइंड हो जाते हैं और आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को डैमेज करते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि आपका हार्ट। ओके, प्रीवियस वाला ड्रग्स जो था ओपियोइड्स, वो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक को डैमेज कर रहा है, मतलब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को और आपके ब्रेन को। कैनाबिनॉइड्स आपके हार्ट को डैमेज कर रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट ड्रग कौन सा बताया गया है हमको? नेक्स्ट ड्रग बताया गया है कोकेन, जो किससे मिलता है? एरिथ्रोजाइलम कोका से ऑब्टेन किया जाता है। So this is an alkaloid obtained from coca plant, एरिथ्रोजाइलम कोका। ये देखो, ये जो फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, इनमें से ये कोकेन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये क्या करता है? इट इंक्रीजेस लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन हार्मोन। ये ड्रग्स क्या करता है? ये आपकी बॉडी में डोपामाइन हार्मोन की मात्रा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपको हर चीज एकदम करने के लिए एक एनर्जी मिलती है, एक नया सा नशा आ जाता है बॉडी में। इट्स एक्सेसिव डोसेज कॉजेस एक्सट्रीम हैप्पीनेस। अगर आपने कोकेन का बहुत ज्यादा यूज कर लिया है तो आप बहुत ज्यादा खुश हो सकते हो, या बहुत ज्यादा इरिटेट हो सकते हो, या मेंटल कंडीशन भी आ सकती है, मतलब यू कैन लूज योर मेंटल बैलेंस। आप पैरानॉइड भी हो सकते हो। पैरानोया मतलब क्या होता है? अपना मानसिक संतुलन खो देना। ओके, सो एक्सेसिव यूज ऑफ कोकेन increases the level of neurotransmitter dopamine in the brain, and this will cause to different activities. So these are different drugs, and the next component is hallucinogens. Hallucinogens यानी कि माइंड एक्सपांडिंग ड्रग्स। ये एक ऐसे टाइप के ड्रग्स हैं जो क्या करते हैं? ये ड्रग्स आपके बॉडी के अंदर भ्रम पैदा करते हैं, मतलब आपको ऐसे ऐसे लगता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये मेरे दिमाग में नहीं है, ये रियल में हो रहा है, पर एक्चुअली वो सिर्फ आपके दिमाग में रहता है। सी, दीज आर अल्कलॉइड्स कॉजिंग डे ड्रीमिंग। ये क्या करते हैं? दिन में आंखें खोल कर भी आप सपना देखते हो और आपको लगता है ये रियलिटी है। तो दिस इज डे ड्रीमिंग। ऐसे सोचिए, बैठते बैठते सोचते हैं ना, एग्जाम में 95% आ गया है बिना पढ़ाई किए, ये सिर्फ हेलुसिनेशन है, मतलब धोखा, भ्रम। ओके, गलत फहमी। लिसर्जिक एसिड एंड कैनबिस आर हेलुसिनोजेनिक सब्सटेंसेस। हेलुसिनोजेन मतलब क्या होते हैं? जो आपको धोखा दिलाते हैं, जो आपको भ्रम में डालते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि अपने सामने महात्मा गांधी खड़े हैं, जैसे लगे रहो मुन्ना भाई में संजय दत्त को लगा था कि उसके सामने महात्मा गांधी जी खड़े, उससे बात करते हैं, बट एक्चुअली वो उसका धोखा था। उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा हेलुसिनेशंस क्रिएट हो रहे थे। ओके, और ये किसके वजह से होता है? अट्रोपा बेलोडेना एंड दतूरा स्पीशीज। दतूरा जो शिव भगवान को चढ़ाया जाता है महाशिवरात्रि के दिन, तो वो तो आपको पता है कैसा दिखाई देता है। ये एट्रोपा बेलोडोना का प्लांट है। ये किसका प्लांट है? एट्रोपा बेलोडोना का प्लांट है। इसमें से जो फ्लावर्स हैं इसके फ्लावर्स में से ये ड्रग एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो दीज हैव हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज। देखो, आप जब भांग पीते हो तो भांग पीने के बाद आपको एक से ज्यादा 4 लोग दिखाई देते हैं। अभी होली आने वाली है ना, तो आप लोग बिल्कुल मत करना। यू आर नॉट सपोज टू हैव एनी काइंड ऑफ अल्कोहल और एनी काइंड ऑफ बेवरेजेस। ओके, दिस इज माय स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन। मैं बड़े लोगों की बात कर रही हूँ, जो घर पे बड़े होते हैं या जो लोग अल्कोहल पीते हैं या ड्रग्स यूज करते हैं, उनके साथ यही होता है। उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा हेलुसिनोजेंस बन जाते हैं, जिसकी वजह से उनको सब 2-2, 4-4 दिखाई देने लगता है। हेलुसिनेशन आर अनरियल परसेप्शन। परसेप्शन यानी कि नजरिया ऑफ अनरियल ऑब्जेक्ट ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम। मतलब ये हेलुसिनोजेंस आपके नर्वस सिस्टम में इतना केमिकल लोचा कर देते हैं, जिसके वजह से आपको जो रियल नहीं है वो भी दिखाई देने लग जाता है। सो इट इज अ परसेप्शन, आपका अनरियल नजरिया। आपको ऐसा लगता है कि आप जो सोच रहे हो वो सच में हो रहा है, बट दिस इज जस्ट इमेजिनेशन। ओके, और ये देखो, आज के सेशन का ये लास्ट स्लाइड में हमको क्या बताया गया है डू यू नो के बॉक्स में? ड्रग्स लाइक बार्बिट्यूरेट्स, amphetamine, benzodiazepine, lysergic acid, diethylamine, that is LSD. All these drugs are derived from plant Cannabis sativa. हमने अभी पीछे देखा ना Cannabis sativa का plant. And these are used as medicine. तो important आपको क्या याद रखना है कि ये जितने भी ड्रग्स यहाँ पर बोले गए हैं, ये सारे के सारे मेडिसिन के सोर्स के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन लोग इसका गलत इस्तेमाल करके इसका एडिक्शन करने लग जाते हैं। It helps the patient in contracting insomnia and depression. इन ड्रग्स के वजह से इंसान अपना डिप्रेशन छोड़ देता है, क्योंकि डिप्रेशन के लिए कौन सा ड्रग रिस्पॉन्सिबल है? ओपियोइड्स। यानी कि क्या बोला हमने पीछे, क्या पढ़ा हमने? ओपियोइड्स के एग्जाम्पल क्या देखे थे? हेरोइन।
हेरोइन या स्मैक जिसको हम बोलते हैं, वो ज़्यादा इनहेल करने से आपको डिप्रेशन हो जाता है। तो ये ड्रग्स एंटी डिप्रेसेंट का काम करते हैं। तो जो पेशेंट्स अभी अभी बड़ी बड़ी सर्जरी से आए हैं, वो पेशेंट्स बहुत स्ट्रेस में होते हैं, तो उनको स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए, डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। लेकिन लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं और लोगों को इसकी लत लग जाती है और इसके वजह से उनका नर्वस सिस्टम डैमेज होने लग जाता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अब इस वीडियो का एक लास्ट सेशन बचा है, इस चैप्टर का एक लास्ट सेशन बचा है। वो सेशन करने के बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम कंटिन्यू करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के वीडियोस तो आपको साइमल्टेनियसली मिलते ही जा रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल के सिलेबस कंप्लीट करने का। तो आप भी कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी चैनल को शेयर करो, वीडियोस को लाइक करो, फ्रेंड्स को बोलो सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके उतना हमें सपोर्ट और अपना प्यार दिखाएं। अपने जूनियर्स को, अपने जो 11th स्टैंडर्ड में जूनियर्स होंगे आपके, उनको भी बोलो इस चैनल को जितना हो सके उतना फॉलो करें, क्योंकि उनका भी सिलेबस हम बहुत जल्दी वापस रिज्यूम करने वाले हैं। हमने कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, हम उनके वापस से न्यू चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे मोस्टली मार्च के मिड में या एंड में। तो उनको भी ये चैनल के बारे में ज़रूर बताओ और पढ़ते रहो। एग्जाम कभी भी हो, आप एग्जाम के लिए रेडी होनी चाहिए, और ज्ञान लैब की मदद से कम आपका बायो और फिजिक्स तो पक्का हो ही जाना चाहिए। मुझे सबके एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्दी, और आई होप आप सेमी प्रीलियम एग्जाम्स दे रहे हो। आपने सेमी प्रीलियम का फर्स्ट पेपर अटेम्प्ट किया है, मैं ऐसा होप कर रही हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्स देते रहो, पढ़ाई करते रहो, हमसे जितना होगा हम आपके लिए नई नई चीज़ें लाते रहेंगे। बने रहो हमारी चैनल के साथ, सपोर्ट करते रहो। थैंक यू, सी यू सून, स्टे ट्यून्ड।